नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और दोस्तों उनसे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, आपको अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रोंटजन। एक्सरे के आविष्कार करता है रोंटजन। दोस्तों, इन्होंने 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज करी थी। ठीक है, इनको दोस्तों 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। और किस लिए दोस्तों इन्होंने एक्सरे की खोज करी थी, उसी के उपलक्ष्य में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गैलीलियो। तो दोस्तों, गैलीलियो जो है इन्होंने टेलीस्कोप के खोज किए थे। गैलीलियो वैज्ञानिक के द्वारा टेलीस्कोप की खोज करी गई थी। नेक्स्ट है राइट ब्रदर्स। तो राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की थी। और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जो है इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। दोस्तों, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि परमाणु बम के आविष्कारकर्ता में ऑटो हान का भी नाम आता है, लेकिन दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जो है इनको परमाणु बम के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, शक्तिशाली चुंबक जो है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल 3 धातुओं का नाम आया है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम को Al से डिनोट किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। कोबाल्ट को CO से डिनोट किया जाता है और जिसका परमाणु क्रमांक होता है 27। ठीक है दोस्तों, निकेल जो है इसको Ni से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है और वयस्कों में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, और दोस्तों हड्डियों से रिलेटेड कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तब आपका आंसर होता है फीमर। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तब आपका जवाब होगा स्टेपीज, जो हमारे कानों में पाई जाती है। और फीमर जो है दोस्तों ये हमारे जांघ में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों कानों में, दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3 हड्डियां। ठीक है, और दोस्तों एक और प्रश्न हड्डियों से रिलेटेड बनता है कि टीबिया नामक हड्डी हमारे शरीर में किस भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों टांग में हमारी टीबिया हड्डी पाई जाती है, यानी घुटना से जो नीचे की हड्डी होती है वही टीबिया नामक हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है उसका कारण होता है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों डायनेमो जो है इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और दोस्तों कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदला जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा मोटर। मोटर के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाता है कि डायनेमो के आविष्कारक कौन है, तब आपका आंसर होगा माइकल फैराडे, और इन्होंने 1831 ईस्वी में डायनेमो का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस धातु से बनी होती है। तो दोस्तों विद्युत जो उपकरणों में फ्यूज का उपयोग हम करते हैं वह किस धातु की बनी होती है, तो वह उस धातु की गलनांक कम होती है। दोस्तों इसे इसलिए रखा जाता है गलनांक कम वाली धातु को, क्योंकि अगर हम उस लेवल से अगर विद्युत ज़्यादा पास हो तब वह अपने आप गल जाए और हमारी सारी वस्तुएं सेफ रहे। ठीक है, इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है कम गलनांक वाले धातुओं से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, गोबर में उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गोबर में जो उगने वाले कवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो कोप्रोफिलस कहा जाता है गोबर में उगने वाले कवकों को। ठीक है, और दोस्तों ये साक्सीकोलस जो है ये चट्टानों में पाया जाने वाला कवक है, साक्सीकोलस। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कार्टिकोल्स। तो कार्टिकोल्स जो है ये पेड़ों की छालों में पाया जाने वाला लाइकेन है, कार्टिकोल्स। ठीक है,
दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में की जाती है, तब आपका आंसर होगा फाइकोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से बल प्रयोग दूध से क्रीम निकालने में किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा बल का उपयोग किया जाता है दूध से क्रीम को निकालने में, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अपकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल की वजह से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस अपकेंद्रीय बल जो है ये क्या होता है, इस बल में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और इसका उल्टा ठीक होता है अभिकेंद्रीय बल। इसमें होता है कि केंद्र की ओर लगने वाला बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। तो दोस्तों कौन सी कोशिकाएं हैं जिसे मानव शरीर के सैनिक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आरबीसी। आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, जिसे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। दोस्तों रक्त 3 प्रकार के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक होता है प्लेटिलेट्स। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और इसके अगर हम जीवन काल की बात करें तो 2 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाओं के बारे में, तो इनका रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, और दोस्तों आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसका इंग्लिश नाम है बोन मैरो। ठीक है, और तीसरा है जैसा कि मैंने बताया प्लेटिलेट्स, तो प्लेटिलेट्स का रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि डीसी को एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वार्ट्ज घड़ियों के क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, आपको बताना है कि वह क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है क्वार्ट्ज घड़ियों के क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2। आप इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, इनमें से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो झूठ को पता लगाने में हमारी मदद करता है। तो पॉलीग्राफ जो है ये झूठ को पता लगाने में मदद करता है। दोस्तों इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ को जो है लाई डिटेक्टर नाम से भी जाना जाता है, और इसे 1921 ईस्वी में जॉन अगस्तस लार्सन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्मोग्राफ की, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना है, लेकिन भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑडियोमीटर। तो दोस्तों ऑडियोमीटर जो है इससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, और एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कि ग्रीन मफलर क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि ग्रीन मफलर जो है ये क्या है, तो ये एक ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सेब के बीज में मौजूद होता है। दोस्तों सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो एमिग्डालिन जो है ये सेब के बीज में मौजूद होने वाला तत्व है एमिग्डालिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है मेड काउ डिजीज का क्या कारण होता है। दोस्तों जो काउ यानी गांव में जो बीमारियां होती है वह किस जीवाणु की वजह से होती है या किसके कारण होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रियन। प्रियन की वजह से मेड काउ डिजीज होती है, ठीक है। और दोस्तों इसका अन्य नाम है क्रूड सल्फेट जेकब, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पीएच स्केल के आविष्कारक या आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों पीएच स्केल के आविष्कारक हैं एसपीएल सोरेनसन, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों इसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, 0 से लेकर 14 तक, और जो 0 से 7 के बीच में होती है वो अम्लीय होती है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होती है, और जिस विलयन का मान 7 आता है वह उदासीन होती है, ठीक है। और दोस्तों पीएच स्केल, आपके डाउट आ रहा होगा पीएच स्केल आखिर है क्या। तो पीएच स्केल के द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो दोस्तों कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो ये होती है मलेरिया, पायरिया और पेचिस। ये तीनों बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा ही होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां कौन से हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों जो है मानव के पाचन तंत्र से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। दोस्तों कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि यकृत जो है, यकृत से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हमारे शरीर की अंदर के सबसे बड़ी अंग कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे शरीर के बाहर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा त्वचा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पोन्स, सेलेबेलन और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है। तो दोस्तों ये सारे जो हैं पोन्स, बेलम और मेडुला जो है किसके हिस्से हैं दोस्तों, तो ये हैं पश्चिम मस्तिष्क के, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क के ये हिस्से हैं। दोस्तों मस्तिष्क से जुड़े कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और दोस्तों आपको मालूम है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक मानव के मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसका जो वजन होता है 0.5 ग्राम होता है और इसकी आकार होती है एक मटर के दाने के समान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस जो है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक जो अम्ल है यह ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें O2 की, तो ये ऑक्सीजन का रासायनिक नाम है, या हम कहें रासायनिक सूत्र है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 आवर्त हैं, ठीक है। अगर हम बात की जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 18 ग्रुप हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस क्रम में मतलब सजाया गया है, तो परमाणु के क्रमांक के बढ़ते क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विलियम हार्वे के द्वारा रक्त संचार या रक्त परिसंचरण की खोज करी गई थी। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव शरीर के द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट क्या है। तो दोस्तों
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मानव शरीर के द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट है। ठीक है। और दोस्तों कई बार यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है CH4N2O जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसा कि आप सभी जानते हैं CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों व्यापारिक कॉर्क जो है ये कॉर्क के कैस्बियम से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से रक्तचाप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? तो दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जो है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों कि तनाव की जो स्थिति होती है उस समय हार्मोन को निकालना अधिवृक्क ग्रंथि की मुख्य कार्य होती है। अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर हम थाइमस ग्रंथि की बात करें तो थाइमस ग्रंथि यह हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है। ठीक है। तो दोस्तों आज का था ये 25 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।